सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पठानपुर, जहां के लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे, खेती बाड़ी करते थे और उसी में खुश रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है और पठानपुर गांव में चोर का आतंक बढ़ता जाता है। अरे माया, सुनती हो? इस बार हमारे गांव में चोर का खौफ बहुत ज्यादा हो गया है। कहीं आने जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। खबर आई है कि पास वाले गांव में धेनु परिवार के सभी परिवार को चोर वालों ने जान से मार दिया है और उनका जो भी सामान था चुरा ले गए हैं। आप सत्य कह रहे हैं जी, ये खबर मैंने भी सुनी है। गांव में आजकल ये बात बहुत चर्चा में चल रहा है। सबके जुबान पर सिर्फ धेनु के परिवार की बात चल रहा है जी। समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाहर वाला कर रहा है या कोई अपना ही। हमें किसी न किसी तरह इसका पता लगाना होगा कि आखिर ये कर कौन रहा है। ये चोर का काम है या किसी घर वाले का? नहीं तो धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता जाएगा। आज धेनु के परिवार वाले इसका शिकार हुए हैं, कल हम भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। इस गरीबी में हमारा जेवर ही सहारा है जी। अगर चोर जेवर भी ले गए तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। घर में जो थोड़े बहुत जेवर हैं, वही हमारे लिए बहुत है। अगर आगे चलकर कोई मुसीबत आएगी तो कम से कम हम जेवर बेचकर अपना थोड़ा मुसीबत तो कम कर सकेंगे। अगर चोर उसे भी लेकर चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसलिए आप इसे कहीं छुपा दे। मैं तो कहती हूँ उसे जमीन के अंदर काट देना ही सुरक्षित रहेगा। तुम सत्य कह रही हो माया, लेकिन पहले मैं अपना खेत देख आता हूँ कि कहीं फसल में कीड़ा उड़ा तो नहीं लग गए हैं। फिर मैं तुम्हारे जेवर को कहीं छुपाता हूँ। माया से इतना कहकर विराज अपने फसल देखने के लिए खेत की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद विराज अपने खेत में पहुँचता है। फसल को देखकर विराज बहुत पसंद हो जाता है और कुछ देर बाद विराज अपने घर की ओर लौट आता है। क्या हुआ जी? फसल देख आए आप? कैसी है हमारी फसल? फसल बहुत अच्छा लगा है माया। भगवान ने चाहा तो इस बार फसल बेचकर हम अच्छे पैसे कमाएंगे और फिर अपना ये घर बनवाएंगे। विराज इतना बोल ही रहा था, तब तक उसका दोस्त गुलशन आ जाता है और विराज को जोर जोर से आवाज देने लगता है। विराज भाई, वो विराज, जल्दी बाहर आओ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। गुलशन की आवाज सुनकर विराज घर से बाहर आता है। क्या बात है गुलशन? क्या जरूरी बात करनी है तुमको मुझसे? विराज भाई, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मैं गांव वालों से मदद मांगकर थक गया हूं, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। भगवान के लिए विराज, मेरी मदद करो। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरी पत्नी जैसे ही ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हारे एक एक पाई लौटा दूंगा। मैंने सरपंच जी से मदद मांगी, गांव के सेठ से मदद मांगी, गंगाराम बनिया से मदद मांगी, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। इनकार मत करना मेरे दोस्त, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है मेरे दोस्त कि मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता हूं। मैं खुद बहुत परेशान हूं। तुम किसी और से मदद मांग लो। ऐसा मत कर दोस्त, बहुत उम्मीद लेकर तेरे पास आया हूं। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। भगवान के लिए ऐसा मत कर दोस्त, मैं तुम्हारा एक एक रुपए लौटा दूंगा। गुलशन के लाख मिन्नतें करने पर विराज उसे 1 रुपया नहीं देता है। गुलशन उदास मन से वहां से लौट जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। विराज अपना फसल बेचकर घर लौट रहा था, तभी देखा गांव में 2-4 लोग इकट्ठा थे। विराज भी जाकर देखता है। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की कमाई कोई चुरा के ले गया है। भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा?
मैं कल ही अपना फसल बेच कर आया था। मेरे फसल का सारा रुपया चोर ने चुरा ले गया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? आप चुप हो जाइए जी, ऐसे मत रोइए। ऊपर वाला सब देख रहा है। जिसने हमारा पैसा चुरा के लेकर गया है वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। वो पैसा हमारे खून पसीने की कमाई की थी। हमारा मेहनत ऐसी बर्बाद नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरपता? ऊपर वाला कुछ नहीं देख रहा है। ऊपर वाला सिर्फ हम गरीबों को ही दुख देता है, इसलिए वो अमीरों को छोड़कर हमारे घरों पर चोरी करवाता है। ऊपर वाला जानता है कि ये गरीब बेसहारा लोग कर ही क्या सकते हैं। सुंदर चुप हो जाओ, बहुत जल्द वो चोर पकड़ा जाएगा। जिस दिन वो पकड़ा गया हम लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सब लोग एक काम करो, आज रात भर हम पहरा देंगे और जब तक उस चोर को पकड़ नहीं लेंगे तब तक हम पहरा देंगे। जी सरपंच जी, हम सब आपके साथ हैं। आज रात भर हम अपने गांव की रखवाली करेंगे। मुखिया जी, मैं कसम खा रहा हूं, अगर वो चोर मिल गया तो उसको ऐसी सजा देंगे कि उसकी 10 पुश्तैनी याद रखेगी। हाँ सरपंच जी, राम बिल्कुल सत्य कह रहा है। इस बार अगर वो चोर मिल गया तो हम लोग उसको बहुत बड़ी सजा देंगे। पिछली बार जब उसने धेनु के परिवार वालों को मार डाला था और हम लोग चुप हो गए थे, इसलिए उस चोर ने समझ लिया कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब तक वो चोर नहीं मिल जाएगा जब तक हम अपने गांव की रखवाली करेंगे। बातें करते करते शाम हो जाती है। थोड़ी देर बाद दिन ढलने लगता है। गांव के सभी लोग पहरा देने लगते हैं। तभी अचानक एक ड्रोन आकर विराज के घर के ऊपर रुकता है। उस ड्रोन को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और लोग छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें ड्रोन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अरे बब्बू, देख ऊपर ये क्या है? मैंने तो इसे पहली बार देखा है। लाइट भी जल रही है। आखिर ये है क्या चीज? कहीं ये कोई बॉम्ब तो नहीं है? हाँ राम, इस चीज के बारे में मुझे भी नहीं मालूम है कि ये है क्या। सुबह हम लोग सरपंच जी से जाकर बताएंगे इसके बारे में। हो सकता है उन्हें कुछ मालूम हो। कुछ ही देर बाद वो ड्रोन वहाँ से चल देता है और कुछ दूर जाने के बाद वो ड्रोन गायब हो जाता है। अगली सुबह होती है। विराट जोर जोर से रोने लगता है। क्या हुआ विराज, तू रो क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मुखिया जी। मैंने अपना फसल बेचकर जो पैसा लाया था किसी ने चुरा लिया। मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। कल ही फसल को मैंने बाजार में बेचा था। जो पैसे मिले थे चोर ले गए। सोचा था जो पैसे हैं मेरे पास उनसे मैं अपना घर बनवा लूंगा, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। आखिर ये कैसे हो सकता है गांव वालों? हम लोगों ने रात भर पहरा दिया लेकिन चोर का पता नहीं लगा पाए और वो चोरी करके चला गया। आखिर वो चोर कौन है जो इतनी शातिर से चोरी करके चला गया और हम लोग पता नहीं कर पाए? सरपंच जी, जब रात को हम लोग पूर्व दिशा की ओर निगरानी कर रहे थे तो कोई यंत्र विराज के छत के ऊपर आकर रुका। हम लोग उस यंत्र को देखकर डर गए और जब सुबह हुई तो विराज के रोने की आवाज सुनकर हम लोग समझ गए कि ये चोरी कोई आदमी नहीं कर रहा है, वही मशीन आकर चोरी करके ले जा रहा है। सुनो राम और गांव वाले सब सुनो, अगर वो यंत्र किसी को दिख जाए तो तुरंत मुझे बताना। जी मुखिया जी, हम तुरंत आपको बताएंगे। अगर वो मशीन हमें दिखेगा तो। इतना कहकर राम वहाँ से घर लौट आता है। दिन ढलता है, रात होती है। फिर गांव के सभी लोग पहरा देने लगते हैं। जैसे ही आधी रात होती है वो ड्रोन दयाराम के छत पर आकर रुकता है। विराज उस ड्रोन को देख लेता है। वो तुरंत मुखिया जी के पास जाता है और सारी बात मुखिया जी को बताता है। मेरी बात ध्यान से सुनो गांव वालों, वो चोर जो भी है हमें इसी यंत्र से देख रहा है। हमें बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा। जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम गांव वाले उसे पकड़ना चाहते हैं। इसलिए जो भी काम करना बड़ी सावधानी से करना होगा। हमें कुछ समय यही इंतजार करना होगा, फिर देखते हैं ये ड्रोन किधर जाता है। फिर हम लोग उस ड्रोन के पीछे चलेंगे। आज हम लोग उस चोर को बिना पकड़े नहीं छोड़ेंगे। जी मुखिया जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं।
हमें ये एहसास नहीं होने देना है कि हम उन लोगों का पीछा कर रहे हैं। गांव के सभी लोग उस ड्रोन के जाने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो ड्रोन उस छत से चल देता है। गांव के सभी लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। पीछा करते करते गांव के सभी लोग चोर के पास पहुंच जाते हैं और गांव के सभी लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं। सभी लोग मास्क लगाए होते हैं। गांव के एक एक लोग उनका मास्क उतारते हैं। गुलशन को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये तुम हो? इतना दिन से तुम ही गांव में चोरी कर रहे थे। तुम्हें अपने गांव के लोगों पर जरा सा भी रहम नहीं आया। तुमने धेनु के परिवार वालों को इतना बेरहमी से मार डाला। विराज, मैं धेनु के परिवार वालों को नहीं मारा है और ना ही धेनु को मारा है। जब मैं तुमसे मदद मांगने गया था और तुमने साफ इनकार कर दिया था तो मैं उदास मन से जंगल की ओर जा रहा था। तभी ये लोग मुझे मिले और फिर मैं उनके साथ मिल गया। मैं गांव के हर एक व्यक्ति से भीख मांगा कि मुझे अपने पत्नी का इलाज करवाना है, लेकिन किसी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। और तुम लोगों की वजह से ही मेरी पत्नी आज इस दुनिया में नहीं है और मैं बुराई के रास्ते पर चल पड़ा सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अगर तुम लोग उस समय मेरी मदद कर देते तो शायद आज मेरी पत्नी जिंदा होती और मैं आज इस रास्ते पर नहीं होता। गुलशन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुमने भी गांव के लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। जिनके साथ तुम्हारा बचपन बीता, तुम उन्हीं को लूटने लगे। हमें अपने किए पर पछतावा है, लेकिन मैं मजबूर था कि तुम्हारी मदद नहीं कर सका। लेकिन तुमने भी बहुत गलत किया है गुलशन। तुम्हें ये रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए था। लोग बाहर वालों को यूं ही बदनाम करते हैं। बाजी तो अपना ही मारता है। हम लोग बाहर वाले को चोर समझ रहे थे, लेकिन असली चोर तो हम सबके बीच में ही छिपा था। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। जब आप लोगों ने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और उसी वक्त मेरी पत्नी भी मर गई, तो मेरे मन में आप सबके लिए नफरत पैदा हो गई। मैं किसी न किसी तरह आप लोगों से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैं इन लोगों के साथ मिल गया। अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा सरपंच जी। नहीं गुलशन, हम लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जिस तरह शेर के मुंह में खून लग जाता है और फिर वो शिकार करने लगता है, उसी तरह तुम्हें भी चोरी की लत लग गई है। तुम चाहे जितना सुधरना चाहो, सुधार नहीं पाओगे। इसलिए हम पुलिस को बुला रहे हैं। तुम्हारी सजा यही है। मन में बहुत नफरत था। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो हम गांव वाले उसे अब तक जान से मार दिए होते, लेकिन तुम अपने ही निकले, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। गुलशन से इतना कहकर मुखिया जी पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस गुलशन को ले जाकर थाने में बंद कर देती है।